हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। जो कॉर्पोरेट न्यूज पहले सुन रहे हैं वो जानते हैं कि इस न्यूज का महत्व क्या है और ये न्यूज आपको कितना ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करती है। और जो पहली बार इस न्यूज को सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि हमारा एक प्रयास है आप सबको कॉर्पोरेट नॉलेज से अपडेट करने का। कंपनीज में क्या क्या घटित हो रहा है, जिन कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, वहां पर क्या क्या घटनाएं इस वक्त घट रही हैं, इन सब घटनाओं से और इनका डीपली एनालाइज करके आपके नॉलेज में वृद्धि करने का एक प्रयास है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए बहुत टाइम लगता है किसी भी रिसर्च को करने पर, किसी भी रिसर्च को आप लोगों को प्रेजेंट करने पर। तो फिर एक प्रार्थना आप लोगों से जरूर है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड कई लोगों के YouTube पर एक ऑप्शन आ रहा है हाइप का। जब आप हाइप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इससे YouTube इस वीडियो को और ज्यादा लोगों को दिखाता है। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी मेहनत को सलाम करना, किस तरीके से हाइप पे क्लिक कर देना अगर आपको हाइप का ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज केवल अगर आप अंगूठा भी दिखा देंगे और थम्स अप भी कर देंगे, लाइक का बटन दबा देंगे, तो भी हमारे पास एक एप्रिसिएशन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे पास क्या क्या है, अगर हम बात करें क्या क्या है कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर, तो हमारे पास हिंदुस्तान कॉपर को लेकर न्यूज है, भारत की सबसे बड़ी कॉपर कंपनी, एक्सट्रैक्शन कंपनी। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर न्यूज और टाटा सन्स को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। वाओ, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं अब इन सभी न्यूज को। सबसे पहली न्यूज हम कवर करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। मॉर्गन स्टैनले, इनकी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई और इन्होंने कहा जी हम तो रिलायंस को लेकर बड़ा पॉजिटिव है आगे चलकर। अब ये मॉर्गन स्टैनले क्या है, देखो वर्ल्ड की टॉप 5 जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो कि इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करती हैं, ये उनमें से एक है। तो मॉर्गन स्टैनले की एक रिसेंटली रिपोर्ट में इन्होंने रिलायंस के ऊपर फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव आउटलुक दिया है। रीजन क्या है ये समझने वाली बात है। देखिए आप जानते हैं कि भारत डिफेंस के प्रोडक्शन में अभी ताजा ताजा कदम रखे हैं भारत ने, बट जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं कि आने वाले अगले डिकेड के अंदर भारत जो है टॉप 3 कंट्रीज यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने वाली टॉप 3 कंट्रीज के अंदर खड़ा होगा। लगभग अभी भी 1 लाख करोड़ की मार्केट अनएक्सप्लोर्ड है ये वाली। अभी तो हम केवल 30,000 करोड़ पे पहुंचे हैं। बहुत बड़ी मार्केट है और आने वाला समय में सारा युद्ध का ही देख रहा हूं। अगले आने वाले 3-4 साल जिस तरीके से अभी युद्ध चल रहे हैं ना चारों तरफ, जिस तरीके से यूक्रेन अब रशिया की पिटाई कर रहा है, तो भाई साहब आने वाला समय सही लग नहीं रहा। खैर फिलहाल तो डिफेंस इंडस्ट्री का बोलबाला रहने वाला है। अब ऐसे समय में हम एक जगह काफी पीछे रह चुके हैं और उस जगह का नाम है फाइटर प्लेन। अब रीजन बीइंग कि हमारे पास अपना इंजन नहीं है। इंजन की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में गिनी चुनी कंपनियों में जीई, रोल्स रॉयस, सैफरन और रशिया के पास है, परंतु जीई ने हमें नाको चने चबवा रखे हैं, इतना परेशान कर रखा है कि हमारे तेजस के प्रोजेक्ट की डिलीवरी में काफी देर हो चुकी थी। इसको देखते हुए भारत सरकार अपना बहुत ही एक बड़ा एंटिसिपेटेड स्टेल्थ प्रोजेक्ट ला रही है फाइटर प्लेन का, जिसे कहा जाता है एमका। अब ये स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? स्टेल्थ का मतलब होता है एक ऐसा फाइटर प्लेन होगा जो कि दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। जिस लेवल का हमारा स्टेल्थ बनने वाला है उस लेवल का स्टेल्थ केवल और केवल आज की डेट में यूएस के पास है, जिसका नाम है F-35 प्लस F-22 रैप्टर, जिसमें से F-35 की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं की जा रही। F-22 रैप्टर इतना कॉस्टली है कि हम सारे के सारे जितने हमने राफेल अभी परचेस किए ना 36, उनमें केवल F-22 2 ही आ पाएंगे, मतलब इतना महंगा विमान है। तो फिर भारत जो अपना ये स्टेल्थ विमान ला रहा है जिसे एमका कहा जाता है, ये एक यूनिक स्टेल्थ होगा और स्टेल्थ के हर टेस्ट को लगभग ये पास करता जा रहा है, चाहे डिजाइनिंग हो चाहे कुछ भी हो। तो आने वाला 5 या 7 साल में आप देखेंगे भारत का एक बेहतरीन स्टेल्थ एमका हमारे पास होगा। अब सवाल उठा कि इंजन की प्रॉब्लम तो अब भी रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली रिलायंस ने हाथ मिलाए हैं इंग्लैंड की रोल्स रॉयस के साथ। रोल्स रॉयस जिसके पास जीई के बाद सेकंड नंबर पे जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, इन दोनों ने हाथ मिलाए हैं और प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है जहां पर रोल्स रॉयस की नो हाउ यानी कि समझ और नॉलेज और रिलायंस की इन्वेस्टमेंट दोनों मिलकर आगे काम करेंगी और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी यहां से होगी। तो इस प्रकार से भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा बूम साबित हो सकता है। इसको देख के मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि भाई आने वाले एमका के इतने ऑर्डर आने हैं भारत की इंडियन एयरफोर्स से भारत के पास कि ये कंपनी जॉइंट वेंचर की सक्सेस होना पक्का है। तो सवाल उठा सर रिलायंस खरीद लें, घुस जाएं? देखो
अभी तो ये जॉइंट वेंचर हुआ है, अब ये रिसर्च करेंगे एमका के लिए। तो यानी कि जब डिफेंस के किसी प्रोजेक्ट में रिसर्च वगैरह शुरू होती है ना, तो ये नॉर्मली टाइम लेता है। टाइम कितना हो सकता है? 5 से 10 साल का टाइम लिया जाता है। तो फिर आज ही ले लो, एकदम ही ले लो, क्योंकि रिलायंस ने एंटर कर दिया, ये गलत है। मॉर्गन स्टैनले भी जब कहता है तो वो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करता है। तो इतनी जल्दबाजी में, हबड़ा दबड़ी में कभी शेयर के अंदर कभी भी एंटर या एग्जिट नहीं करना चाहिए, और खासकर न्यूज के बेसिस पर, क्योंकि जो न्यूज आपको मिलती है वो बासी होती है। पहले ही बड़े बड़े हवेल मछलियां उस पे अपना खून चूस चुकी होती हैं। तो आपके पास जो टुकड़े बचते हैं, उन टुकड़ों के बेसिस पे अगर आप उठा के किसी शेयर में इन्वेस्ट करो तो वो स्ट्रेटेजी गलत होगी, आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए समझदारी से इन्वेस्ट करो, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा है आपका। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली न्यूज आती है एमसीएक्स को लेकर। एमसीएक्स क्या है भाई साहब? मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज। देखो, भारत में पहले 2-3 कमोडिटी एक्सचेंज हुआ करती थी। जैसे भारत में बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज है ना, वैसे एक कमोडिटी एक्सचेंज भी है जिसका नाम है मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज के अलावा भारत में 2 कमोडिटी एक्सचेंज थी, 2 फ्रॉड वगैरह के कारण बंद हो चुकी है आज की डेट में। तो अब मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज भारत की इकलौती कमोडिटी एक्सचेंज है फिलहाल। बहुत ही एक तरीके से मोनोपोली है, हाँ, बट सेबी के नियंत्रण में काम करती है। तो फिर गलत तरीके का यूज नहीं कर सकती प्रॉफिट कमाने के लिए, बिल्कुल ठीक। तो यानी कि सब कुछ सेबी के नियंत्रण में होता है, तो गलत कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, गलत नहीं होगा। फिलहाल मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में न्यूज ये है कि भारत के जो बेस्ट परफॉर्मिंग 6 म्यूचुअल फंड्स हैं, ये बड़ा रेयर होता है कि उन 6 के 6 टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में एक स्टॉक कॉमन है जिसका नाम है एमसीएक्स। तो यानी कि ये न्यूज सुनते ही अब आपके मन में क्या विचार आएगा? सर घुस जाएं, ले ले एंट्री। भाई साहब, वो 6 म्यूचुअल फंड रिटर्न दे चुके हैं 1 साल के अंदर। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से ही मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज को रखा होगा और एंजॉय किया होगा। तभी आप देखेंगे मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज ने पिछले 6 महीने साल के अंदर काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। तो यानी कि अब तो वो मूवमेंट दे चुका है। बट फिलहाल इकलौती स्टॉक एक्सचेंज तो है, हाँ, तो फिर इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, ऐसी कंपनियों में आकर आपको टेक्निकल चार्ट देखना चाहिए कि ऐसी कंपनियों का टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं एनालिसिस करने में। जैसे सबसे बड़ा इंडिकेटर यहां पे आता है आरएसआई। एक आरएसआई आपकी बहुत हेल्प करेगा, एक सीसीआई आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये 2-3 इंडिकेटर, लाइक बीटा फैक्टर क्या है, ये 2-3 फैक्टर्स को देखकर फिर अगर आप कॉल लोगे तो एक बेहतरीन कॉल बनती है, केवल इसलिए कि मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज टॉप म्यूचुअल फंड्स के पास है। तो भाई साहब, वो तो कब के रख के बैठे हैं और आप इसमें इस वक्त एंटर कर रहे हो, ये गलत स्ट्रेटेजी होती है। तो इसलिए पहले टेक्निकल चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स खासकर वो देख लो। खासकर आरएसआई क्या कह रहा है इसको देख लो, सीसीआई क्या कह रहा है इसको देख लो, बीटा क्या है इसको देखो, एओ क्या है, इसे कहते हैं ऑसिलेटर, यानी कि ऑसम ऑसिलेटर क्या कह रहा है ये भी देख लो। ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद फिर कॉल लेना। और हां, अगर आप ये सब इंडिकेटर्स सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये सारे के सारे इंडिकेटर्स क्या हैं और इनसे कैसे पता लगता है, तो हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स ऑन है जिसे आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस हालांकि अभी 2500 है, बट 1 सितंबर से इसका प्राइस बढ़ाकर हम 3500 करने वाले हैं। चलिए जी, तो यहां पर आपको प्रॉपर टेक्निकल फैक्टर के बारे में बताया जाएगा, टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ना सिखाया जाएगा और रियल लाइफ के एग्जांपल लिए जाते हैं। रियल लाइफ में जो शेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में बताया जाता है। फिलहाल आगे आते हैं और आगे हमारे पास अगली न्यूज आती है हिंदुस्तान कॉपर्स को लेकर। हिंदुस्तान कॉपर भारत की सबसे बड़ी कॉपर कंपनी अब पिछले कुछ समय से ये अपने गोल्डन ईरा में चल रही है, यानी कि धड़ाधड़ शेयर प्राइस 500 550 क्रॉस कर गया है। बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज आ रही थी, रीजन बीइंग कि जो मेटल हो गए, चाहे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब के प्राइस ना वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार तो युद्ध चल रहे हैं, जहाज आ जा नहीं पा रहे, तो जिस वजह से मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब कंपनी ये प्राइसेस को पास ऑन कर रही है कस्टमर को, तो फिर इनको फायदा हो रहा है और जबरदस्त फायदा कमा रहे हैं, जिस वजह से शेयर प्राइस लगातार
जूम कर रहा है, परंतु फिलहाल कंपनी ने प्लान अनाउंस किया है कि वो आगे आने वाले सालों में 7,000 करोड़ नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगाने वाले। देखो, जब भी कोई कंपनी कैपेक्स पे खर्चा करती है ना, तो एक बड़ी अच्छी न्यूज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। अगले 5-7 साल में आप इन्वेस्ट करोगे, उसका अगले 1-2 साल में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सर, ये क्या न्यूज बनती है हिंदुस्तान कॉपर्स में घुसने की? देखो, अभी क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं युद्ध के कारण, और काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो जिसका फायदा कंपनी को हुआ है, परंतु क्या ये आगे भी बढ़ते रहेंगे, कहना मुश्किल है। यानी कि अगर मान लीजिए इन युद्ध के कारण रिसेशन का माहौल बनता है, तो फिर ये प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे शेयर्स, क्योंकि ये ना साइक्लिक टाइप होते हैं, यानी कि अगर ये एक साथ बढ़ना शुरू हुए तो सारे के सारी कमोडिटीज, मेटल वगैरह सब कुछ एक साथ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो फिर इन चीजों का ध्यान रखना, कंपनी के फाइनेंशियल्स को हमेशा ध्यान रखना। हिंदुस्तान कॉपर्स के फाइनेंशियल को अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी पिक्चर सामने नहीं आती, और अगर हम कहें कि इस वक्त जो पिक्चर चल रही है, कंपनी अपने स्वर्णिम युग के अंदर जी रही है, गोल्डन ईरा के अंदर जी रही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को अच्छे से एनालाइज करना, और अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पढ़ना जानते हैं या रीड करना जानते हैं, तो कंपनी के RSI और ऑसम ऑसिलेटर को देखिएगा, तो आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी कि क्या ये एंट्री का टाइम बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो फिलहाल हिंदुस्तान कॉपर अगले 5-7 सालों में इन्वेस्ट करने जा रही है, तो जब इन्वेस्ट करेगी तब जाके बेनिफिट मिलेगा, बट इमीडिएटली कॉल लेना इस बेसिस पे ये समझदारी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या? टाटा सन्स। देखो, हमारे देश में कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ कहता है कि जब भी कंपनीज की मीटिंग होती है, एक साल में एक मीटिंग होती है जिसे कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ना सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स का आना जरूरी होता है, तभी वो मीटिंग शुरू हो सकती है, और उस सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर को कहते हैं कोरम। अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनमें कोरम कितनी हो सकती है? वो 30 तक भी हो सकती है। अच्छा, परंतु कंपनियों का ना एक रूल बुक होती है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल। वो आर्टिकल कुछ और भी लिख सकता है। तो अब क्या हुआ, जो टाटा है, टाटा सन्स के आर्टिकल में लिखा था कि हमारे एक मेंबर हैं जिनका नाम है रतन टाटा ट्रस्ट। किसी भी मीटिंग के अंदर, मीटिंग शुरू तब हो पाएगी जब रतन टाटा ट्रस्ट का कोई नॉमिनेटेड मेंबर आएगा। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, उनके रूल्स में लिखा हुआ है। अब टाटा सन्स की मीटिंग हुई, परंतु रतन टाटा ट्रस्ट का कोई भी मेंबर नॉमिनेट नहीं हुआ उस मीटिंग में। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, इतिहास में, कि टाटा सन्स की मीटिंग को एडजर्न करना पड़ा क्योंकि कोरम नहीं बन पाई। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। कंपनी कहीं ना कहीं ओनरशिप डिस्प्यूट से जूझ रही है। आप जानते हैं चंद्रशेखरन जी कंपनी को एग्जिट कर रहे हैं। कंपनी उनके जाने के बाद सक्सेशन प्लान को ढूंढ रही है। वो सक्सेशन प्लान अभी तक तो मिल नहीं पाया है। ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने एक अलग परेशानी क्रिएट कर रखी है, क्योंकि कंपनी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के अंदर TCS वगैरह जो हो गई। टाटा सन्स क्या एक पेरेंट कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप के सभी की सभी कंपनियां, चाहे टाइटन हो, ITC हो, TCS हो, इन सब की मालिक कंपनी है। तो फिर तो यहां पर कंपनी के साथ काफी दिक्कतें अभी आज के दौर में चल रही हैं। हालांकि कंपनी का इतिहास देखते हुए कहा जा सकता है कि कंपनी शायद निकल जाएगी इन सब बुरे दौर से भी, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर आज की डेट में कंपनी चल रही है। बट देखना ये होगा कि कितना टाइम लगता है। बट फिलहाल कंपनी के इतिहास में एक अजीब सा इंसिडेंस हुआ जब AGM को एडजर्न करना पड़ा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स ही पूरे नहीं आ पाए। अजीब सा इंसिडेंस था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज। और अब आप मुझे जरूर कमेंट में लिख के दीजिएगा कि आपको ये न्यूज आज कैसी लगी। और एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि या तो लाइक कीजिएगा, और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत को YouTube अप्रिशिएट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, आप में से जो लोग IPO 100% IPO का एनालिसिस सीखना चाहते हैं और कंपनीज का एनालिसिस कैसे किया जाता है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट का ये जानना चाहते हैं, तो हमारा मेंबरशिप सेक्शन ऑन है। अभी हम जल्द ही मेंबरशिप सेक्शन के अंदर एक फीचर ला रहे हैं कि आप किसी कंपनी के बारे में मुझे लिख के देंगे एज अ मेंबर, और मैं उस कंपनी का एनालिसिस करके आपको दे दूंगा। जल्दी ही हम ये फीचर लाने वाले हैं इसी मेंबरशिप सेक्शन के अंदर। तो आप मेंबरशिप सेक्शन, जिसकी फीस मात्र 179 रुपीज पर मंथ है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं इसी चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।